अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने स्टैटिस्टिक्स का लगभग लगभग 90% आप कह सकते हैं कि कंप्लीट किया। तो ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद मैं बताता हूं कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन बच जाएंगे और उनको हम कैसे डील करेंगे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बाद हमारा आ जाता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसके बाद आपको इस उसके भी लेक्चर में प्रोवाइड इसके बाद कर दूंगा। तो वो भी इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो मैथमेटिक्स में ही हमारा कवर हो जाएगा, वो यहाँ पर तो सेम ही है, तो वो उधर से ही कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक हमारा बच जाएगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तीसरा टॉपिक बच जाएगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी अगर मुझे टाइम मिला मैं वो अपनी चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा। डेमोग्राफी जब हमें पढ़ना होगा, मतलब वो जब हम जीके में पढ़ेंगे, क्योंकि डेमोग्राफी सेंसस एंड इट्स फीचर जो है वो जीके में भी है। ठीक है। जनरल नॉलेज जो है विद रेफरेंस टू स्पेशल, विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी, उसमें भी आपको डेमोग्राफी है। ठीक है, वो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड कर दूंगा, मोमिन मजीद। और सबसे बड़ा चीज आपके लिए ये है कि ईद के बाद से, मतलब जो पहली दूसरी ईद से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे फिजिक्स के, आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के, और आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के। क्योंकि तब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हुआ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का। ठीक है। तो ईद के बाद दूसरी ईद को हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, कंप्यूटर को पढ़ेंगे। किस चैनल पे? मेरी चैनल मोमिन मजीद, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे मोमिन मजीद। वहां पे JKSSB का लोगो लगाया हुआ है मैंने प्रोफाइल में, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको हर कोई चीज, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल्स, MCQ सारा करवाऊंगा। जैसे मैंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स करवाया आपको, बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमिक्स भी करवाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी करवाऊंगा। देखेंगे फिलहाल मैं इन तीन सब्जेक्ट्स को, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो आप सपोर्ट कीजिए, और आप अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आप टॉपिक। हमारा टॉपिक जो है, और अगर किसी को ये PDF चाहिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स या सारा जो भी स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा है, वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। तो नाम है मोमिन मजीद, या आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9149602500। या जब आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या टेलीग्राम इस पर कर दीजिए, आप टेलीग्राम ही कर दीजिए इस पे। तो अगर आपको ये भी नहीं मतलब ये भी नहीं करोगे आप, सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब के जो मेरे वीडियोस है, मेरी लिंक जो है, मतलब मेरी जो चैनल है मोमिन मजीद, वहाँ पे जो मेरे वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अब है हमारे पास बेटा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। पिछली बार हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर होता क्या है, आई होप आपने वो सारा देखा होगा। अब आज हमारे पास टॉपिक है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। देखिए, वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली डेमोग्राफी का ही सब्जेक्ट है। ये डेमोग्राफी का ब्रांच ही है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेमोग्राफी क्या होता है। डेमोग्राफी मुझे पढ़ाना भी है, ठीक है। तब तक के लिए फिलहाल हम इसी पे, क्योंकि डेमोग्राफी हम कब पढ़ेंगे, जब हम जीके पढ़ेंगे। अगर हमने जीके भी स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? वाइटल मींस इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स मींस नंबर्स, यानी डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। ये किसका पार्ट होता है? ये होता है डेमोग्राफी का ही पार्ट। देख लेते हैं सबसे पहले डेमोग्राफी क्या होता है। जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज गैदर करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, किसके बारे में? आप ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं, जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि भाई एक पॉपुलेशन जो है विद पीरियड ऑफ टाइम, मिसाल अगर एक पॉपुलेशन, मिसाल यहाँ पे पॉपुलेशन कुछ है, दिस इज लोकेशन नंबर 1, दिस इज लोकेशन नंबर 2, उसमें पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन P1 है, दिस इज लोकेशन नंबर 2, इसमें पॉपुलेशन है P2। अब इनमें जो फीचर्स है, P1 से लोकेशन 1 से लोकेशन 2 तक पॉपुलेशन में कैसे चेंज आती है, वेरिएशंस कैसे आती है, या विद टाइम, मिसाल लोकेशन 1 में लेट्स सपोज ये 1996 में कुछ ऐसे फीचर्स थे, मिसाल अभी 2021 में कैसे फीचर्स चेंज हो गए, ये हम किस में पढ़ते हैं? डेमोग्राफी के बारे में। तो डेमोग्राफी में आप समझ लीजिए कि डेमोग्राफी में हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन के जितने भी फीचर्स है
उन्होंने कैसे पीरियोडिकली वेरिएशन दिखाई, वो वेरिएशन हम उसमें पढ़ लेते हैं। वो वेरिएशन किसके हिसाब से हो सकती है, टाइम के हिसाब से हो सकती है या ज्योग्राफी के हिसाब से हो सकती है, यानी लोकेशंस के हिसाब से हो सकती है। अब उसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच होता है डेमोग्राफी का जिसमें जो भी हमने ह्यूमन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया होता है, ठीक है, अब उसी डेटा को एनालाइज करना, फिर उसी डेटा को इंटरप्रेट करना, ठीक है, वही हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जब ह्यूमन पॉपुलेशन में डेटा कलेक्ट करते हैं, बर्थ्स को, डेथ्स को, मैरिज को, डाइवर्सेस को, माइग्रेशंस को, इनको फिर इंटरप्रेट करना, इनको एनालाइज करना, इस डेटा को, वही हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है। आगे चलते हैं हम। अब इंपॉर्टेंस क्या है वाइटल स्टैटिस्टिक्स की, इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। देखिए सबसे पहला चीज, वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है। जो हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है बेटा, इट गिव्स नो इट इट नॉट गिव्स यू क्वालिटेटिव, ये नहीं बताता है क्वालिटेटिव, नहीं, यानी बर्थ्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, डेथ्स इंक्रीज हो गई इस साल में या डिक्रीज हो गई, नहीं, ये आपको प्रॉपर वैल्यूज के साथ बता देगा कि कितनी डेथ्स इस साल हो गई, पिछले साल से आज, जो आज का साल, लेट्स सपोज अगर 2020 है, 2020 के हिसाब से 2021 में कितनी डेथ्स ज्यादा हो गई या कितनी डेथ्स कम हो गई, ठीक है, या बहुत सारे फैक्टर जैसे फर्टिलिटी, मिसाल फर्टिलिटी, कितने नए लोग आ गए, इन्फेंट डेथ्स कितने हो गए, फ्यूटल डेथ्स कितने हो गए, सारी जो टर्म्स है, फ्यूटल डेथ्स, इन्फेंट डेथ्स, ये सारे हमको पढ़ने हैं इसी चैप्टर में। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्या इसके मतलब फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके मतलब वाइटल स्टैटिस्टिक्स के, वो और डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज है जो हमारे पास ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग डेमोग्राफिक स्टडीज। अगर आपको किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी को डेमोग्राफिक स्टडी करना है, डेमोग्राफिकली स्टडी करना है, उसकी डेमोग्राफिक नॉलेज रखनी है, उसके लिए आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स जरूरी करना है। उसके बाद इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, स्पेशली इन हेल्थ केयर। जो हमारी डेवलपमेंट होती है कंट्री, खासकर हेल्थ केयर में, उसमें इसका बड़ा रोल होता है। दे आर ऑफ ग्रेट यूज इन प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। देखिए जो भी गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी मतलब डेवलपमेंट होती है कंट्री की, उसके लिए प्लान जो करना होता है, हम कैसे प्लानिंग करेंगे, उसके लिए भी आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स मदद देता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी साल डेथ ज्यादा हो जाएंगी, मिसाल पिछले साल के हिसाब से, फिर गवर्नमेंट ऐसे ही प्लान करता है कि अब मैं इन डेथ्स को कैसे बचाऊं। इसका मतलब गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है उन इस साल डेथ्स ज्यादा हुई या कम हुई, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलता है, ठीक है। जब हमने डेटा को कलेक्ट किया होता है, फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स उसको एनालाइज करता है, उसी से पता उसको चलता है गवर्नमेंट को कि हाँ भाई अभी तो थोड़ा क्राइसिस है, या कभी कभार पैसों में क्राइसिस आ गया, ठीक है, या कभी कभार, सॉरी पैसे तो यहाँ पे नहीं आएंगे, अपनी पॉपुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है काम, कभी कभार फर्टिलिटी ज्यादा होती है, तो तब पॉपुलेशन का मसला हो सकता है, वो बढ़ सकती है पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग करवाना, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करती है उसी के हिसाब से, लेकिन किस हिसाब से, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। जिस तरह का वाइटल स्टैटिस्टिक्स डेटा होगा उसी तरह से गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग भी रखती है। They help to identify factors related to fluctuations in mortality and fertility rate. वो ये जो वाइटल स्टैटिक्स है, ये हमको ये भी मदद देता है कि अगर मोर्टेलिटी रेट होता है मरने की रेट, फर्टिलिटी रेट होता है जनने की रेट, मोर्टिलिटी रेट अगर बढ़ गई है, मरने की रेट अगर बढ़ गई, अगर ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से मर रहे हैं, वो कौन हमें हेल्प करता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये हमें ये भी बताता है अगर ज्यादा लोग जन रहे या फर्टिलिटी रेट कम हो गई, वो किसकी वजह से कम हो गई, तो ये किसकी वजह से हमको पता चल रहा है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के से ही पता चलता है। अब अगर आपको हेल्थ अपनी हेल्थ फैसिलिटीज मतलब देखनी होगी, कंपेयर करनी होगी एट नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, उसके लिए भी आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आपको लेट्स सपोज यूएसए और इंडिया का आपस में देखना है हेल्थ कितना स्टैंडर्ड है, कंपेयर करना है हेल्थ फैसिलिटी को, तो आप क्या करोगे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स को देखोगे। जब आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स को देखोगे, खुद ब खुद आपको कंपैरिजन समझ आ जाएगा कि हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। मिसाल के तौर पर अगर हम करेंगे फर्टिलिटी रेट पे, अगर फर्टिलिटी रेट ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब वो उतनी है, मतलब अगर मिसाल किसी की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है किसी कंट्री की, तो मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होना ये प्रॉब्लम है, ये उसकी डेवलपमेंट नहीं है। दे आर यूजफुल इन मेडिकल एंड डेमोग्राफिकल स्टडीज एंड रिसर्च। अगर इसको मेडिकल या डेमोग्राफिकल स्टडीज या रिसर्च करनी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मसला है, जो भी हमने वाइटल स्टैटिस्टिक्स में डेटा है उसको कैसे हम कलेक्ट करते हैं,
उसके लिए बेटा 5 मेथड्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नंबर सेकंड जो है उसको बोलते हैं सेंसस मेथड या उसको बोलते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। नंबर 3 सर्वे मेथड। नंबर 4 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नंबर 5 इज एनालिटिकल मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा। और इसमें सबसे पहला जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इनको हम कैसे कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ना बेटा, ये सबसे कॉमन मेथड है कलेक्ट करने का। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करने का सबसे कॉमन मेथड है, और यही वो मेथड है जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे यही फॉलो हो जाता है। अब इस मेथड में किस डेट मतलब क्या कैसे काम किया जाता है, जैसे इसमें काम किया जाता है। इन दिस मेथड ऑकरेंस ऑफ वाइटल इवेंट्स सच एज बर्थ्स, डेथ्स, मैरिजेस, माइग्रेशंस एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड। जो नया बंदा आ गया, उसकी किसी की बर्थ आ गई, कोई मर गया, किसी की मैरिज हो गई, किसी ने माइग्रेशन की, वो सारी चीजें रजिस्टर की जाती है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो अथॉरिटीज करती है, जो अपॉइंट करती है कौन, गवर्नमेंट उनको अपॉइंटमेंट करती है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंडिया में बात करेंगे, ये जो बर्थ्स और डेथ्स है इनको किसने, ये किस एक्ट के तहत कंपलसरी बनाए गए, उस एक्ट का नाम था द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक्ट्स। ये आ सकता है क्वेश्चन, इंडिया में जो हम बर्थ्स और डेथ्स को रजिस्टर करवाते हैं, ये जो कंपलसरी बनाया गया, ये किस एक्ट के तहत कंपलसरी बनाया गया, उसका नाम क्या था, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट। किस साल में दिया गया ये एक्ट, 1969 में। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक्ट कब, मतलब कब से लागू करना शुरू हो गया, ये 1970 में स्टार्ट हो गया, मतलब ये स्टार्ट हो गया फिर मतलब कंट्री में 1969 में मतलब बनाया गया, 1970 से फिर ये चला। अब उसके बाद दूसरा है सेंसस और कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है काम, हम कंप्रहेंसिव प्रोफाइल देते हैं सारी पॉपुलेशन का। अब सेंसस जो होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा डेमोग्राफी सेंसस, ये हर 10 साल के बाद कलेक्ट किया जाता है। जैसे मिसाल हर घर में जाते हैं ना वो सारे सेंसस कलेक्ट करते हैं, वैसा ये वही मेथड है सेंसस कलेक्ट करना। इसमें कौन कौन सा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, एज कलेक्ट करते हैं, सेक्स कलेक्ट करते हैं, मैरिटल स्टेटस कलेक्ट करते हैं, एजुकेशनल लेवल का कंसिडर यानी लिटरेसी, अच्छा ऑक्यूपेशन करते हैं कवर, रिलीजन क्या है, और बाकी फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करने के लिए। आगे हमारे पास होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या होता है, सर्वे मेथड उन जगहों पे किया जाता है जहां पे बर्थ्स और डेथ्स की रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं की जाती है या पीरियोडिकली नहीं की जाती है, या हम कह सकते हैं उन एरियाज में जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज नहीं बनाए गए हो। जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज नहीं बनाए गए हो वहां पर बर्थ्स और डेथ्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए वो वाले एरियाज जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं। ठीक है, जहां पर ये फैसिलिटी नहीं होती है, जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन सेंटर ही नहीं रखा हो। अब आता है दूसरा मेथड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें क्या काम करते हैं हम, ये नेशनल लेवल पे भी फॉलो किया जाता है और स्टेट लेवल पे भी फॉलो किया जाता है इंडिया में। और नेशनल लेवल पे कौन कौन सा डेटा इस मेथड में कलेक्ट किया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, नेशनल लेवल पे किया जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी। ये क्या होता है, आगे ये सारी टर्म्स आपको आ जाएगी। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट इन रूरल एरियाज और सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी ऑफ वाइटल रीड्स, ये सारे नेशनल लेवल पे कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पे कौन कौन से कलेक्ट किए जाते हैं, डिफरेंसेस इज बर्थ रेट विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड रिलीजन, सेक्स रेशियो एंड सीजनैलिटी इन बर्थ एंड डेथ रेट्स। तो उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या हम करते हैं, हम मैथमेटिक्स के जरिए, ठीक है, हम मैथमेटिक्स के जरिए मैथमेटिक्स यूज करके हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, हम अपने डेटा पर मतलब एनालिसिस करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास, अगर कोई वाइटल इवेंट है उसकी रेट कैसे हम ढूंढते हैं, तो उसकी रेट हम ढूंढते हैं सिंपली नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द पीरियड। अगर कोई इवेंट है, मिसाल के तौर पर आपको देखना है फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट देखना है आपको अगर बर्थ रेट देखना है ना, इसकी रेट ढूंढनी है, आप देखोगे कितनी बर्थ्स उस पीरियड में हुई। लेट्स सपोज 1 साल की बात करते हैं या 2020 से 2021 की बात करते हैं। 2020 से 2021 में
कितनी बर्थ्स हो गई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी जो बर्थ्स करवा सकती थी। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस कितनी थी विच वेयर एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इवेंट, यानी जो आपको ये यील्ड कर सकते थे, जो बर्थ्स को यील्ड कर सकते थे, वो होगी फीमेल्स। तो इसका मतलब कितनी बर्थ्स हो गई डिवाइडेड बाय कितने टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट थे जो मगर एट चाइल्ड बियरिंग एज थे। फीमेल्स वो भी होते हैं जो मतलब छोटी होती है, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, यानी जो भी बच्चा नहीं रख पाएंगे, ठीक है, जो भी छोटे होते हैं 14 एज से कम होंगे, ठीक है, 18 एज से कम होंगे, अब जो भी एज अभी हम पढ़ेंगे चाइल्ड बियरिंग एज कौन सी होती है, वो होती है 15 to 49। अगर 15 से नीचे वाली एज होगी उसको हम मानते हैं ये चाइल्ड बियरिंग एज नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर हमने बर्थ रेट को लिया, कितनी बर्थ्स हो गई डिवाइडेड बाय कितनी फीमेल्स उस पीरियड में थी जो चाइल्ड बियर कर सकती थी, मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अ वाइटल इवेंट। अब हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे सिलेबस में बोला गया है फर्टिलिटी और उसकी मेजरमेंट बताइए कैसे करनी है, और दूसरा चीज बताया गया है आप बताइए बेटा मॉर्टेलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि फर्टिलिटी क्या होता है। फर्टिलिटी होता है बर्थ्स होना, नए पीपल का इस दुनिया में आ जाना, ठीक है। किसको बर्थ होती है, ये किसको लेकिन फर्टिलिटी होती है, वुमेन को होती है। वो वुमेन बर्थ देती है चाइल्ड्स को जो चाइल्ड बियरिंग एज में होती है, और चाइल्ड बियरिंग एज जो इंडिया में है वो हमारी है 15 to 49 हमारे पास है, ठीक है। अब फर्टिलिटी रेट कैसे ढूंढते हैं? फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। अगर आपको देखना है आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी बढ़ गई बर्थ की वजह से, बर्थ की वजह से, ये जो बर्थ होगी उसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, उसी को बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। इसको हम एक्सप्रेस किया करते हैं पर 1000 वुमेन पर ईयर, यानी हमारा जो पीरियड होता है ना, हम एक साल के लिए देखते हैं। आगे देखते हैं हम कैसे कौन कौन सा मेथड्स है जिससे हम अपनी फर्टिलिटी रेट निकालते हैं। सबसे पहली फर्टिलिटी रेट है क्रूड बर्थ रेट। तो आपको याद होना चाहिए फर्टिलिटी रेट होती है वो रेट जिससे हम ये पता लगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये किस रेट से बढ़ रही है, बर्थ्स की वजह से। बर्थ्स की वजह से किस रेट से बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। अब हमारे पास बहुत सारे फर्टिलिटी रेट्स होते हैं, जैसे मिसाल सीबीआर यानी क्रूड बर्थ रेट होता है। क्रूड बर्थ रेट होता है बराबर सीबीआर इज इक्वल टू कितनी लाइव बर्थ्स हुई डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन, और टोटल में पॉपुलेशन कितनी है। इस पॉपुलेशन में फीमेल्स भी आएंगे और मेल्स भी आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं सीबीआर इज इक्वल टू बीटी आपकी होगी लाइव बर्थ, पीटी हो गई आपकी पॉपुलेशन इन टाइम पीरियड टी मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब एक एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन अ सिटी ड्यूरिंग अ पीरियड वाज 15,628। इसका मतलब ये कि आपके पास है बर्थ्स 15,628, टोटल पॉपुलेशन थी इतनी, ठीक है। ये आपके पास 80 लाख थी पॉपुलेशन। आपको बताता है क्रूड बर्थ रेट बताइए, सीधे क्या करोगे आप 15628 को डिवाइड पे करोगे इस 80000 से मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आपके पास सीबीआर क्या आ गया 1.95 पर 1000, 1.95 पर 1000। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन आपके पास रेट क्या है 1.95 आ रहे हैं आपके पास बर्थ्स। कितनी बर्थ्स पर 1000 आ रही है 1.95, यानी 2 से कम बर्थ्स हो रही है 1000 लोग्स में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर ग्रुप्ड होगा, ये हमने ग्रुप्स में बना दिया है, एज को हमने थोड़ा ग्रुप्स में बना दिया है। जैसे ये देख लिया, आपको सीबीआर यहां पे भी कैलकुलेट करना है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, पॉपुलेशन निकालना है। वो कैसे निकालोगे, इनका सम करोगे, दिस 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 दिस। अब अलग अलग एज ग्रुप है, लेस देन 15 में कोई लाइव बर्थ नहीं हुई है, 15 to 20 में लाइव बर्थ्स 30 है, 20 to 25 में लाइव बर्थ्स 200 है। इसी तरह मैंने सारा दिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितनी है 30 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 6000 आएगा 7230। अब कैसे उसके बाद करोगे, सीधे सीबीआर आएगा 7230/235000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसका मतलब 30.76 आ गया पर 1000। अब सीबीआर के मेरिट्स क्या है, इसके क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा है ये सिंपल है, ये इजी टू कंप्यूट है। आपने देखा ये कितना इजी है, ठीक है, मगर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। देखिए सबसे पहला चीज इसमें, जब ये हम सीबीआर निकालते थे कैसे निकालते थे, कितनी बर्थ्स हो गई डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देखो बेटा जब हमने पॉपुलेशन में सारा लिया
ये उसमें वो वाली वुमेन्स को अकाउंट नहीं करता था जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती थी, ठीक है। और दूसरा चीज, ये क्रूड मेजर है, ठीक है। क्रूड मेजर क्या होता है, ये सारे पॉपुलेशन को ही लेता है। मतलब जो जिन पॉपुलेशन को बर्थ के साथ कोई मिसाल, जैसे मिसाल मेल्स है, मेल्स कैसे करेंगे मतलब बर्थ रेट को इफेक्ट, मेल्स का तो कुछ इसमें है ही नहीं। मतलब ये असल में फीमेल्स तक होता है, ठीक है। आपको एक्चुअली रेशियो चेक करना होता है फीमेल्स का, ठीक है। आपकी फीमेल्स कितनी उनकी मतलब ये होती है, मतलब टेंडेंसी, ठीक है, आपको वो देखना है। फीमेल्स आप यहाँ पे क्या देखते हो, सीबीआर में आप देखते हो कितनी बर्थ हो गई आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अरे भाई, मेल्स में कैसे बर्थ होगी, बर्थ मतलब जो कंसीव बच्चा होता है वो कहाँ से पैदा होता है, फीमेल से पैदा होता है, मेल्स से तो पैदा नहीं होगा ना। इसका मतलब मेल हमने क्यों इंक्लूड किया, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये क्रूड मेजर है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सारे के सारे ग्रुप्स को, और दूसरा चीज इसमें हमने वो वुमेन भी इंक्लूड किए जिनकी एज ग्रुप चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं थी। ये भी तो एक प्रॉब्लम है, जिनकी एज चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं आती है अभी, यानी 15 से कम आती है उनकी एज, वो कैसे चाइल्ड को मतलब उनसे कैसे बर्थ हो सकती है। तो जब वो बर्थ ही नहीं, उनसे कोई बर्थ नहीं होगी, आपने कैसे उसको डाल दिया, तो ये उसकी लिमिटेशन बन जाएगी। अब दूसरा लिमिटेशन है, CBR assumes that all women at childbearing age have same reproductive capacity। अब बताता है CBR ये assume करता है कि भाई जितनी भी वुमेन्स चाइल्ड बियरिंग एज में होंगी उन सारों की कैपेबिलिटी टू मतलब रिप्रोड्यूस सेम होगी। हालांकि ये सही नहीं है, किसी की ज्यादा होती है, मतलब ये कैपेसिटी किसी की कम होती है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो ये सारी चीजें इसकी लिमिटेशंस बन गई, इसीलिए हमने दूसरे फर्टिलिटी रेट पे आ गए जिसको बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मेल्स को बाहर निकाला। फिर दूसरा काम मैंने बताया, वो वुमेन्स जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में नहीं है, या मतलब कह सकते हैं वो वुमेन्स जो बच्चा नहीं जन सकते हैं, उनको बाहर निकाला है। तो बचेंगे क्या, कौन से वुमेन्स जो चाइल्ड बियरिंग एज में है 15 से 49 तक, है ना। तो हमने वही वही रख लिए। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, कितनी बर्थ्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ कितनी वुमेन्स में से जो रिप्रोडक्टिव एज में थी, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव एज में थी। मिसाल के तौर पर अगर 30 बर्थ्स हो गई आउट ऑफ 500 वुमेन्स हु वेयर इन द रिप्रोडक्टिव एज, सो द GFR विल बी 3/500 into 1000, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, BT डिवाइडेड बाई PTI समेशन। देखो ये जो I है ना, A1 और A2, A1 आ जाएगा 15 आपका, और A2 आ जाएगा आपका 49, यानी ये है लोअर लिमिट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, हायर लिमिट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज। इसमें है ना सारे वुमेन्स हमें कवर करनी है ना, सारी एज के कवर करनी है, कहां से कहां, 15 से 49 तक। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 15 से 49। अब इसका मेरिट क्या है, GFR का सबसे बड़ा मेरिट है, ये खाली उन वुमेन्स को कंसिडर करता है जो चाइल्ड बियरिंग एज में आती है। वो वुमेन्स जो चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं आती है, जो चाइल्ड को नहीं रख पाएगी, जो चाइल्ड नहीं जन सकती है, तो उनको ये नहीं लेती है, और वो सही बात भी है, वो लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन है GFR हमको निकालना है। ये हमारे पास बेटा डेटा देकर है, देख लीजिए हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, फाइंड द GFR। आपको एज देकर है, नंबर ऑफ फीमेल्स है, नंबर ऑफ मेल्स है, और नंबर ऑफ बर्थ्स है। सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ फीमेल्स को निकालोगे, नंबर ऑफ मेल्स टोटल में कितने हैं और नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हैं टोटल में, सबसे पहले। अब आपको क्या निकालना है, GFR। आपको क्या GFR में देखना होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, वो कितनी है 250। तो चलो बेटा 250 यहां पे लिखो, डिवाइड बाई क्या करना है, वो वुमेन्स, खाली मेल्स नहीं, आपको अब यहाँ पे मेल जरूरत ही नहीं है, लेकिन फीमेल्स में भी वो फीमेल्स जो चाइल्ड इसमें बियरिंग एज में आती है। देखो 0 to 14 वाला ग्रुप तो आएगा ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड बियरिंग में नहीं आता है। 50 से अब भी नहीं आएगा, इसका मतलब 9500 में से 2000 माइनस करना है, दैट मीन 7500 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये आएगा 33.33 पर 1000। एक और रेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं हम उसको, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इसको कहा जाता है। तो क्या होता है हमारे पास स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, बोलता है, देखिए असल में क्या होता है, फर्टिलिटी जो होता है, ये फर्टिलिटी बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होती है, जैसे एज, मैरिज, माइग्रेशन, रीजन। इन सारे, जैसे मिसाल के तौर पर किसी रीजन में फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है, किसी रीजन में कम होती है, एज के हिसाब से। मिसाल अगर एज 20 होती है, फर्टिलिटी रेट कुछ और होती है। अगर मिसाल लास्ट के एज में चला गया, 45 आ गया, 43 आ गया, अब थोड़े फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी,
ठीक है। मैरिज पे भी डिपेंड करता है, आपकी मैरिज कितनी लेट हुई है कितनी अर्ली हुई है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मगर ये सारी चीजें जो है सीबीआर यानी क्रूड बर्थ रेट और जीएफआर यानी जनरल फर्टिलिटी रेट, ये दोनों को तो नहीं लेती थी ना कंसिडरेशन में, कि भाई आपके जो ये फैक्टर्स है, एज फैक्टर है, मैरिज फैक्टर है, माइग्रेशन फैक्टर है, ये तो वो कंसिडर में नहीं लेते थे। तो ये तो लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी वजह से फर्टिलिटी असर होती है। तो अब यहाँ पे आ गया स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, उसने क्या किया, इसने इन दोनों को कंसिडरेशन में लिया। तो अब क्या किया इसने काम, SFR specific fertility rate is equal to number of live births in specific class। अब इसने उस खास क्लास में लिया, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंट क्लासेस के लोग होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे 15 से 20 इयर्स एज के वुमेन्स और 20 से 25 इयर्स एज के वुमेन्स, ऑब्वियसली इनको आप कंपेयर कैसे कर सकते हो इसके साथ, है ना। इसकी कुछ अलग अपने हिसाब से फैक्टर्स के हिसाब से अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज होंगी, इनकी कुछ अलग फर्टिलिटी कैपेबिलिटीज होगी, इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम ग्रुप्स को क्लासेस में बांट लेते हैं, एजेस को क्लासेस में बांट लेते हैं, ठीक है, फिर निकालते हैं हम फर्टिलिटी रेट अलग अलग। इसका मतलब SFR में अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग रेट होती है, अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग रेट होती है। तो वो कैसे निकालते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन स्पेसिफिक क्लास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट क्लास। उस खास क्लास में कितनी बर्थ्स हुई और टोटल में उस क्लास में कितनी वुमेन्स थी। अब अगर हमने क्या काम कर दिया, SFR को हमने कैलकुलेट किया सेपरेटली फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, जो भी चाइल्ड बियरिंग एज में आते हैं, तो फिर जो उस वक्त SFR बनेगा उसको बोलते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। यानी अब यहां पे हम एज के हिसाब से देखेंगे कि कितनी बर्थ्स हो गई इस एज ग्रुप में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी थी उस एज ग्रुप में। तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लीजिए, क्या नोट है वो आप लिख लीजिए यहां पे। Since capacity of women to give birth to child varies over the age of women, grouping of women with respect to their age is essential। इसीलिए क्योंकि जब जो वुमेन्स की कैपेसिटी होती है टू गिव बर्थ चाइल्ड, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है वुमेन्स की एज क्या है, इसीलिए हम एज वुमेन्स की एज को ग्रुप करते हैं, ठीक है। इसीलिए ASFR जो होता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये हमको कंपेयर करने देता है, इट एनेबल्स टू कंपेयर द फर्टिलिटी रेट, ये हमको फर्टिलिटी रेट को कंपेयर करने देता है ऑफ 2 और मोर डिफरेंट रीजन्स, मगर उसी खास एज ग्रुप के। यानी अगर मिसाल के तौर पर ये रीजन है, मिसाल के तौर पर गोवा, ये रीजन है कश्मीर के 20 से 25 साल के वुमेन्स और गोवा के 20 से 25 और कश्मीर के 20 से 25 साल के वुमेन्स में कौन कंपेरिजन आपको बता देगा, ASFR। अब कैसे बता देगा अभी आपको मैं समझा दूंगा विद सम डेटा। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ डेटा रिगार्डिंग साइज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन अ कंट्री एट रिप्रोडक्टिव एज एंड द लाइव बर्थ्स, वो कितने लाइव बर्थ्स देते हैं। तो ये आपके पास एज ग्रुप है, ये देखिए 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। ये नंबर ऑफ वुमेन्स है इस एज ग्रुप में कितनी है, फिर उस एज ग्रुप में जो वुमेन्स है वो कितनी लाइव बर्थ्स देती है। तो अगर आपको ASFR निकालना है, मैंने क्या बोला, हर किसी एज ग्रुप का अपना अपना ASFR होगा। मिसाल अगर हम निकालेंगे इस 15 to 20 का, क्या करोगे, कितनी लाइव बर्थ्स हो गई डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ वुमेन्स उसमें थे मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसी तरह आप हर किसी एज ग्रुप का अलग अलग से निकाल सकते हो। अब क्या आप डिफरेंट एज ग्रुप्स को कंपैरिजन कर सकते हो एक दूसरे से, हाँ आप बोल सकते हो यहाँ पे 25 to 30 में, ये सॉरी 20 to 25 में जो वुमेन्स है उनकी सबसे ज्यादा ASFR रेट है क्योंकि वो 150.98 आ रहा है। अब अगर आपको GFR निकालना होगा, GFR क्या होता है, GFR होता है जनरल फर्टिलिटी रेट। आपको सारी वुमेन्स को ऐड करना है और सारी लाइव बर्थ्स को ऐड करना है। तो लाइव बर्थ्स कितनी है 52852 डिवाइड बाय क्या करोगे 564070, वो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000, वो आएगा 93.69 पर 1000। तो GFR और ASFR आपको समझ आया होगा। तो ये आज हमने पढ़ा कि फर्टिलिटी क्या होता है और फर्टिलिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन सी रेट्स हम यूज करते हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, फर्टिलिटी रेट आपको समझ आई होंगी, कौन कौन सी फर्टिलिटी रेट है, क्रूड फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट और स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। क्रूड फर्टिलिटी रेट में लिमिटेशंस क्या थी, फिर जनरल में क्या लिमिटेशंस थी और स्पेसिफिक ने उन सारी लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम कर दिया, ये सारा हमने आज पढ़ लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मॉर्टेलिटी यानी मरना, मॉर्टेलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, किन किन रेट से हम उसको बता देते हैं,
उसमें भी हम वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो उसके बाद एक और टॉपिक होगा ग्रॉस रिपीटेटिव रेट और नेट रिपीटेटिव रेट, और यहाँ पर हमारा सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।